नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 जून। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी डेली क्विज के सेशन में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इसका जिक्र था। इसे पहली बार 2021 में स्थापित किया गया था। राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना केवल राज्य के अंशदान से की जाती है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। हाल ही में हमारे गृह मंत्री के द्वारा राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक होती है। इसके अंदर 3 योजनाएं मुख्य रूप से यहां पर लॉन्च करी जाती हैं। सबसे पहले जो राज्यों के अंदर अग्निशमन सेवा होती है इसके विस्तार करने के लिए और इसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना को स्टार्ट करते हैं। दूसरा, जो आप देखते हो शहरों में बाढ़ का खतरा होता है ना, उसको कम करने के लिए जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, यहां के लिए 2,500 करोड़ रुपए की परियोजना। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले साल बेंगलुरु के अंदर बारिश होने के बाद बाढ़ की क्या स्थिति हो गई थी। जो भूस्खलन होता है ना, उसके लिए यहां पर 825 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना, इसको भी यहां पर लॉन्च करा गया है। तो लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की टोटल 3 परियोजनाओं पे यहां मुहर लगा दी गई है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष जो था इसको पहली बार अगर परिभाषित करने की बात करें ना, तो वो परिभाषित करा गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। पहले इसको बोला जाता था राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, के बाद जाके इसका नाम आपदा न्यूनीकरण कोष पड़ा। अब अगर बात करें तो ये जो भारत सरकार का लोक लेखा होता है ना, जिसको हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट के नाम से, तो उसमें रखा जाता है। यहां पर जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यों के जो न्यूनीकरण कोष है इसमें हेल्प करती है, बशर्ते राज्यों का जो अपना डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है वो अगर खत्म हो गया हो। तो इसमें पहला वाला कथन एकदम सही है। दूसरा वाला कथन एकदम सही है, केवल राज्यों के अंशदान से की जाती है, तो यह कथन यहां पर गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए आर्ट एंड कल्चर से है। कठपुतली कला और उससे संबंधित राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से यहां पर सुमेलित हैं। रावण छाया उड़ीसा, पुतुल नाच पश्चिम बंगाल, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश, कठपुतली राजस्थान। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस में जो यहां पर कठपुतली आर्ट होता है उसके ऊपर यह आर्टिकल था, इस वजह से मैंने इस प्रश्न को यहां पर सम्मिलित करा हुआ है। जब हम लोग कठपुतली की बात करते हैं ना, तो ये एक टाइप का लोक नाट्य की शैली होती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर इसका नाम अलग अलग होता है। और बेसिकली जो कठपुतली होती है उसमें आप देखोगे लकड़ी हो गया, धागे का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर आपको प्लास्टिक दिखेगी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इन सब से यहां पर क्या करते हैं, जो गुड़िया वगैरह होती हैं उनको यहां पर बनाया जाता है और इनका मेन उद्देश्य होता है जो जीवन होता है ना उसके प्रसंग का वर्णन करना। किसी भी स्टोरी का वर्णन करने के लिए इन गुड़ियों को यहां पर बनाते हैं। अब देखिए जब रावण छाया की बात करते हैं तो ये एक उड़ीसा की कला है, पुतुल नाच पश्चिम बंगाल में, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश में और कठपुतली नाम जो है वो राजस्थान में प्रयोग होता है। तो यहां पर हमारे चारों युग्म सही हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यूएसए ने 2018 में पहली बार यूनेस्को को छोड़ा। वर्तमान में यूनेस्को का सबसे बड़ा दानदाता चीन है। अब देखिए ये न्यूज आई है कि जो यूएसए है वो वापस से रीज्वाइन करना चाहता है यूनेस्को को। अगर यूनेस्को की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में यहां पर शांति स्थापित करना देशों के बीच में, शिक्षा के लिए काम करना देशों के अंदर, सभी के लिए जो एजुकेशन की बात करते हैं उस पर काम करना, सतत विकास पर काम करना और सतत विकास को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो यहां पर तकनीक लगती है, जो नवाचार लगता है उस पर काम करना, यह काम होता है यूनेस्को का। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। यूएसए ने सबसे पहले 1984 में यूनेस्को को छोड़ दिया था, वापस से 2003 में ज्वाइन किया और फिर 2018 में इसको पुनः छोड़ दिया था। अब वापस से बात हो रही है यहां पर इसको ज्वाइन करने की। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो 2018 में पहली बार छोड़ा, यह गलत हो जाएगा। 1984 में पहली बार छोड़ा था। वर्तमान में यूनेस्को का सबसे बड़ा दानदाता चीन है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले नाम आता है स्वीडन का, नॉर्वे का, तो यह वाला स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मायोन ज्वालामुखी की बात हो रही है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, वो किस देश में अवस्थित है।
अब ये आज की ही न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में, जो मायोन वॉल्केनो है ये वापस से इरप्ट हुआ है। अब चूंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी कौन से देश में आता है तो उसका भी नाम ध्यान रखना है आपको। फिलीपींस के अंतर्गत ये ज्वालामुखी आता है। फिलीपींस में भी एक आपको द्वीप देखने को मिलेगा जिसको लुजोन द्वीप के नाम से जानते हैं, तो वहां पर एक्चुअली में इसकी अवस्थिति है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 2015 की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न आया था, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। यूएनईपी, ओईसीडी और एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। अब ये बेसिक सा प्रश्न है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए था, जो भी विकसित देश थे उन्होंने यहां पर इकट्ठा होकर विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन बेसिकली जो विकासशील देश हैं वहां पर कैसे होता होगा कि भाई ये कोयले का यूज करते होंगे, जीवाश्म ईंधन का यूज करते होंगे, तो इनको नई टेक्नोलॉजी कैसे दे सकते हैं। इस वजह से इस फंड का निर्माण यहां पर किया गया था। इसके अंदर पूरी एक कह लीजिए एक इनका बोर्ड होता है जो यहां पर जिसके तत्वाधान में इसको एस्टैब्लिश करा जाता है। तो यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, बट दूसरा वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। सही उत्तर की पहचान करनी है तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए आज के तथ्य में हम लोग नजर डालते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना स्थापना के 75th जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करा जा रहा है। तो इस मौके पर हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा यह बोला गया है कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसको अब यहां पर और ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका चुनाव होना चाहिए। भारत जो कि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है उसका यहां पर कोई भी रोल नहीं है, तो यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए इन्होंने यहां पर बोला हुआ है। अब यहां पर चूंकि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो है जिसको यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी कहते हैं, उनके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनकी स्थापना के। इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1948 में इनकी स्थापना करी गई थी। बेसिकली यहां पर इसको बनाया गया था तो पहला मिशन दिया था जो अरब इजराइल का युद्ध था, तो युद्ध विराम का पालन कराने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका अगर बात करें कि किस चीज पे बेसिकली काम करते हैं तो ये युद्ध से शांति की ओर इनका ये मेन मोटिव रहता है। भारत की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग में सबसे अधिक सैनिक भारत के द्वारा भेजे जाते हैं। भारत में जैसे आपने नाम सुना होगा कॉन्गो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है उसमें भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य और 5वां सबसे बड़ा पुलिस योगदान देने वाला देश था। अगर टोटल बात करें तो 2.5 लाख से अधिक भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र का जो शांति अभियान है उसमें सेवा दे रखी है। यहां तक कि महिला दल जो है उसको भी तैनात करने वाला पहला देश भारत था। यहां पर एक वर्ड और याद रखिएगा जिसको बोलते हैं ब्लू हेलमेट। ठीक है, तो ब्लू हेलमेट क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मी होते हैं। अगर इनके बेसिक सिद्धांतों की बात करें किस सिद्धांत पर पीस कीपिंग फोर्सेस काम करती हैं तो उसके 3 मेन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत होता है कि भाई जो भी मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है, उसमें जितने पक्ष शामिल हैं, ठीक है, उन सबकी सहमति होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, शांति व्यवस्था इनको स्थापित करनी है, बट इनको किसी के प्रति बायस नहीं होना है। यानी कि ऐसा नहीं कि इनका झुकाव, अब मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई विवाद है तो यूएन का झुकाव ए की तरफ ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको न्यूट्रल होके बेसिकली निष्पक्ष होके यहां पर शांति स्थापित करानी चाहिए। और तीसरा यहां पर देखिए लिखा हुआ है नॉन यूज ऑफ फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग, यानी कि हथियारों का प्रयोग केवल और केवल आत्मरक्षा की जब बात होगी, सेल्फ डिफेंस की, या यहां पर जनादेश की रक्षा की बात होगी, उसमें ही आप हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा बल का प्रयोग यहां पर नहीं करना है। चलिए आज आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला, हाल ही में चर्चा में रहा कवच, ये क्या है कमेंट करके बताइए। और दूसरा, एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है आरबीआई के द्वारा जिसको बोल रहे हैं अंतर्दृष्टि, ये क्या है? दोनों का कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।